गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था किशोरावस्था में विकास, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें बेटा मैंने आपको किशोरावस्था की विशेषताएं बता दी थी। मनोवैज्ञानिक महत्व मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक महत्व आगे के चैप्टर्स में भी आएगा, इसलिए मैंने उसे वहीं पर कंप्लीट कर दिया था और आपने देखे होंगे उसके क्वेश्चन आंसर भी विशेषताओं से और किशोर अवस्था के विकास से रिलेटेड थे। ओके, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, किशोर अवस्था में विकास, सामाजिक, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि किशोर अवस्था 11 या 12 से शुरू होकर 20 से 21 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसे 13 से 14 वर्ष से 18 से 19 भी माना गया है, लेकिन एक्चुअल जो ये है 11 वर्ष से शुरू होकर 20 से 21 वर्ष तक रहती है। आप देखिए, सामाजिक, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि यौवनारंभ में सामाजिक विकास अधिक नहीं होता, यानी किशोर अवस्था के पश्चात जो अवस्था आती है उसमें ये विकास ना के बराबर होता है। लेकिन किशोर अवस्था में समायोजन के लिए, समायोजन यानी समाज में, आसपास के माहौल में व्यक्ति को अपने आप को ढालने के लिए नए नए व्यवहारों को सीखना होता है, जिससे उसके सामाजिक व्यवहार में बदलाव आता है। यही बदलाव सामाजिक विकास बनता है, अर्थात उसके सामाजिक दायरे को विस्तृत करता है। देखो, इसमें सामाजिक विकास में हम ये भी कह सकते हैं कि विचारों, भावनाओं, आदर्शों, व्यवहार को भली भांति समझना सामाजिक विकास होता है। बेटा आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ कि विचारों, भावनाओं, आदर्शों और व्यवहार को भली भांति समझना, ये सब हमारी सामाजिकता है, यानी कि ये सब हम आसपास के माहौल से, अपने मित्र मंडली से, अपने सहयोगियों से, अपने परिवार से, अपने शिक्षकगण से ये सीखते हैं। तो ये हमारा सामाजिक दायरा है जिसका विकास किशोरावस्था में होता है। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य संवेग से, जैसा कि मैंने कहा था कि उस उम्र में जो संवेग होते हैं अनियंत्रित हो जाते हैं, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बच्चों, देखो सबसे पहले तो संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य समझेंगे। तो संज्ञानात्मक का आशय है कि उन सभी मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों से जिनके द्वारा बालक सांसारिक गतिविधियों को ग्रहण करता है, और सांसारिक गतिविधि यानी संसार में घटने वाली घटनाएं, आपके आसपास घटने वाली घटनाएं, उन्हें वो सीखता है, उन गतिविधियों को ग्रहण करता है, उन्हें याद रखता है, उनके बारे में सोचता है और तर्क करता है। मैं बच्चों फिर से एक बार बोल रही हूँ कि संज्ञानात्मक विकास का आशय होता है उन सभी मानसिक क्रियाओं, व्यवहारों से जिनके द्वारा बालक सांसारिक गतिविधियों को ग्रहण करता है, सीखता है, उन्हें याद रखता है और उनके बारे में सोचता है, ठीक है। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। आप चाहें तो लिख ले, अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो मैंने आपको समझा दिया कि सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। एक बार हम मोटे मोटे रूप से पढ़ लेंगे। किशोरों का सांवेगिक विकास। देखिए बच्चों, जैसा कि उपयुक्त विवरण में बताया गया है कि किशोर अवस्था अस्थिरता की अवस्था है। देखो, किशोर अवस्था अस्थिरता की अवस्था है। मैंने कहा था कि सभी प्रकार के शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन इस अवस्था के अंतर्गत होते हैं, इसलिए इसे अस्थिरता की अवस्था कहते हैं, ठीक है। बाल मनोवैज्ञानिक जिस टनेले हॉल ने भी किशोर अवस्था को तूफानी और तनाव की अवस्था बताया है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किशोर अवस्था को तूफानी और तनाव की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता, अपने आप को उस वातावरण में ढाल नहीं पाता, ठीक है। उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं, इसलिए इस किशोर अवस्था को तूफानी और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। अब आगे देखिए,
इस अवस्था में संवेगात्मक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है, यानी कि क्रोध, भय, आकुलता, स्पर्धा जैसी भावनाएं इस अवस्था में आने लगती है। इसका कारण बालकों में होने वाले विशेष शारीरिक परिवर्तन ही है। आज के मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि साविंगिकता की उथल पुथल अथवा किशोरों में साविंगी विकास पर व्यक्ति को शारीरिक सामाजिक जटिलता से आशय सामाजिक समस्याओं से और सामाजिक संबंधों की व्यापकता। सामाजिक संबंधों की व्यापकता से तात्पर्य है कि किशोरों का बढ़ता हुआ दायरा, इन सब का सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारे संवेग है उस पर हमारी सामाजिक समस्याओं का और हमारे सामाजिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो सामाजिक पहलू बड़ा व्यापक है जो शारीरिक परिवर्तन के बाद प्रमुख प्रभावशाली कारक है। देखो, सामाजिक पहलू बड़ा व्यापक है। सामाजिक पहलू व्यापक इसलिए है क्योंकि हम आसपास के वातावरण से व्यवहार बनाना शुरू करते हैं, वहाँ अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तर्क करना सीखते हैं। ठीक है, हम अपने मित्र मंडली बनाते हैं, हमारे कई सहयोगी होते हैं, तो हमारा समूह व्यापक हो जाता है, जो शारीरिक परिवर्तन के बाद प्रमुख प्रभावशाली कारक है। ठीक है बच्चों, समाज के अंतर्गत देखो, समाज के अंतर्गत प्रथम इकाई परिवार। जो शिशु जन्म लेता है तो उसकी प्रथम इकाई परिवार ही होती है। ठीक है, तो प्रथम इकाई परिवार, फिर पाठशाला, फिर वह विद्यालय जाना सीखता है, और समूह, फिर वह समाज में आगे बढ़ना सीखता है। तीनों होता है। सामान्यतः किशोर चाहते हैं कि उनकी तीनों में प्रतिष्ठा हो, यानी वह परिवार में भी अच्छा बने, पाठशाला में भी प्रथम आए, यानी अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर सके, और समाज में भी अपने आप को अच्छा बनाए रखें। सामान्यतः किशोर चाहते हैं कि उनकी तीनों में प्रतिष्ठा हो। इस प्रतिष्ठा सम्मान को पाने के उल्लेख से वातावरण से समायोजन करना पड़ता है। अब अगर उन्हें प्रतिष्ठा पानी है, समाज में अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना है, परिवार में अच्छा बनाना है, शिक्षक गणों के सामने उसे अपनी अच्छी प्रस्तुति रखनी है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? उसे अपने अच्छे गुणों को प्रस्तुत करना होगा। समझ में आ रहा है? अच्छे गुणों को प्रस्तुत करना होगा, अपने नैतिक कर्तव्यों को सीखना होगा, बड़ों को सम्मान करना होगा। अब फिर आगे देखिए, व्यक्ति की अनगिनत आवश्यकताएं, सपने हैं, सभी का पूरा होना आवश्यक नहीं है। यदि आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तो कुछ निराशा, अंतर्द्वंद की उत्पत्ति होती है। अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि हम जैसे बहुत सारे सपने देखते हैं, जैसा कि कक्षा 11 में एक किशोर साइंस मैथ लेता है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, साइंस मैथ लेता है, वह ITI करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, लेकिन आगे 11th में उसने साइंस तो ले ली अपने दोस्तों को देखते हुए, लेकिन अब उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने इसलिए साइंस नहीं लिया है कि उसका इंटरेस्ट था, उसने इसलिए विज्ञान को चुना है क्योंकि उसके दोस्तों ने विज्ञान को चुना है। ठीक है बच्चों, तो वह अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाता है, और फिर उसका सपना भी साकार नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे आगे क्या बनना था? इंजीनियर बनना था। तो कुछ निराशा, अंतर्द्वंद की उत्पत्ति होती है। तो अंतर्द्वंद यानी जो उसका आंतरिक मन है वो दुखी रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि किशोर अवस्था अत्यंत दुखदायी अवस्था है। हमने किशोर अवस्था की विशेषताओं में ये विशेषता पढ़ी थी। इस तरह संवेगात्मक संतुलन गड़बड़ा जाता है। संवेगात्मक संतुलन गड़बड़ा जाता है यानी कि उसमें क्रोध की भावना आती है, स्पर्धा की भावना आती है, उसके मन में ईर्ष्या आती है, अनेक प्रकार की चिंताएं उसके मन में जन्म लेने लगती है। ठीक है बच्चों, व्यक्ति अपने आप को बेचैन महसूस करता है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, व्यक्ति की प्रसन्नता दुख में बदलती है, समस्याएं बढ़ने लगती है। इस अवस्था में किशोर के भीतर शरीर और मस्तिष्क में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जिन्हें मस्तिष्क स्वयं भी देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, यानी कि एक अलग प्रकार की उथल पुथल मचने लगती है। समझ में आया कि जो किशोर अवस्था है उसमें एक अलग प्रकार की बेचैनी महसूस करने लगती है, जिससे बालक स्वयं भी नहीं समझ पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, असमंजस की स्थिति, संक्रमण की स्थिति होती है कि बड़ों जैसा व्यवहार करे
तो उसे कहा जाए कि तुम अभी बालक हो। बालकों जैसा व्यवहार करे तो उसे कहा जाए कि तुम अपनी उम्र जैसा व्यवहार करो। तो देखिए, किशोर अवस्था के संवेग उत्तर बाल्यावस्था के होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में अंतर पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि किशोर अवस्था को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्व किशोर अवस्था 13-14 वर्ष से शुरू होकर 16-17 वर्ष तक रहती है, जबकि उत्तर किशोर अवस्था 16-17 से शुरू होकर 20-21 वर्ष तक बनी रहती है। अब देखिए, पहला सबविंग कौन सा है? क्रोध। क्रोध के बारे में आप सब जानते हैं कि क्रोध क्या होता है। पूर्व किशोर अवस्था में बालकों तथा नव किशोरों से तात्पर्य है कि 13 से 14 वर्ष के बालक, ठीक है, का स्वरूप भिन्न होता है। उत्तर किशोर अवस्था में क्रोध पूर्व किशोर अवस्था की अपेक्षा अधिक देर तक रहता है, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था से 2 साल पश्चात। इस अवस्था में क्रोध के प्राय 2 कारण होते हैं। पहला, यदि कोई काम करने की इच्छा में बाधा पहुंचाता है। होता है ना कि कई बार हम कहते हैं, अपने पेरेंट्स से जिद्दी करते हैं कि हमें यहाँ घूमने जाना है, ठीक है, और उनकी कोई मजबूरी हो या किसी भी रीज़न से हमारी सिक्योरिटी के लिए कैसे भी कहें वो हमें मना करते हैं, हमारे काम में बाधा पहुंचाते हैं, हमें मना करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें गुस्सा आने लगता है, ठीक है। या अनचाही सलाह, ठीक है, कई बार हमें इंटरेस्ट नहीं होता कि कोई हमारे काम में इंटरफेयर करे। होता है ना, जैसे मान लो हमने जिद्दी की हमें फ़ोन चाहिए, लेकिन आसपास वाले कह रहे हैं अरे बेटा अभी तुम छोटे हो के, तो हमें क्या लगता है, अरे यार ये क्यों हमारे काम में टांग अड़ाते हैं। पर बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। तो ये देखो, अनचाही सलाह देने और उस पर अनचाहा दबाव डालता है तो वह क्रोधित हो जाता है। जैसा कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी होता है, ठीक है। टीचर कई बार बच्चे को डांट देता है तो उसे बुरा लग जाता है, लेकिन वो इसलिए डांटता है क्योंकि वो चाहता है कि वो टीचर जो पॉइंट समझा रहा है, जिस बारे में कहना चाह रहा है, बच्चा उसको सुने, आदि चीज़ें। दूसरे तरह की क्रिया जैसे विशेष समय पढ़ने और सोने में बाधा पहुंचाने पर क्रोधित होता है। देखो बच्चों, यदि आप सोते हैं और कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आपको क्रोध आता है ना। तो ये है कि अनचाही स्थिति में, ठीक है, या कोई हमारी रुचि के अनुरूप हमें जैसे हमारी रुचि किसी और चीज़ में है और कोई हमें किसी और चीज़ के लिए दबाव डालते हैं, तो ऐसी विशेष स्थिति में क्रोध आना स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अभिव्यक्ति चलती रहती है। क्रोध के आवेश में जबान चलाना, गाली गलौज करना हो सकता है। होता है ना कि हमें क्रोध आता है तो एक छोटा बच्चा है, उसे भी यदि हम कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, तो वो भी क्रोध में क्या कहता है, नहीं मैं तो ये काम करूँगा। तो छोटा बालक भी ऐसा करता है। तो जो किशोर है उसकी अवस्था तो 13-14 से लेकर 20 से 21 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो क्रोध हमने जान लिया कि यदि कोई काम करने की इच्छा में बाधा पहुंचाता है या अनचाही सलाह देने और अनचाहा दबाव डालता है तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। दूसरा सबविंग पढ़ेंगे हम, भय, आकुलता व चिंता। देखो, भय क्या है? जैसे स्कूल जाने का भय रहता है, नहीं स्कूल जाने का भय नहीं, जैसे शेर को देखकर हमें भय लगता है, ठीक है, अंधेरे में हमें भय लगता है। आकुलता क्या होती है? जैसे विद्यालय में सबके सामने हमें भाषण देने हैं, तो वो क्या हमारी आकुलता होती है, हमें टेंशन होती है ना, हम कैसे देंगे भाषण सबके सामने, ऐसा होता है। हमें किसी पार्टी में जाना है तो हम अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, हमें ऐसा लगता है हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, वो क्या होती है, आकुलता। और चिंता क्या होती है? जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले जो टेंशन होती है उसे चिंता कहा जाता है, ठीक है बच्चों। भय, आकुलता व चिंता। देखिए, लड़कों को जो भय बाल्यावस्था में सताते हैं, अब पूर्व अवस्था में उसमें कमी आती है। अब जो भय होते हैं वे सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था
वेश के अनुसार ये भय सर्प या ब्रह्म जंतु मृत्यु सत्ता माता पिता की डांट पाठशाला की असफलता धन जन की आदि से संबंधित हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा था शेर से भय होना, अंधेरे से भय होना आदि। इस अवस्था में उसे समाज का भय अधिक सताता है कि कोई उसकी आलोचना न कर बैठे। हरलॉक के अनुसार नव किशोर अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा और लोकप्रियता की आकुलता रहती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि विद्यालय में सबके सामने भाषण देने का भय रहता है आदि। किशोरों की आकुलताएं सामाजिक परिस्थिति से संबंध होती है। उत्तर किशोरावस्था में भय की संख्या कम हो जाती है। तो भय, आकुलता व चिंता। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? एक बार फिर से आप देख सकते हैं अच्छे से। आप देखिए, तीसरा संविंग है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या से तात्पर्य है पूर्व किशोरावस्था में प्रेम से वंचित करने वाले पर शारीरिक आक्रमण के स्थान पर शाब्दिक आक्रमण अधिक करते हैं। जब विषम लिंगीय उपेक्षा करते हैं तब भी ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। अपने से अधिक लोकप्रिय व्यक्तियों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। देखो बच्चों, ईर्ष्या और जलन हम एक ही चीज़ को कह सकते हैं। जैसे कक्षा में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं और एक बच्चे के 60% मार्क्स आते हैं। तो 60% मार्क्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो 60% मार्क्स लाता है वो ये नहीं सोचता कि हमें पढ़ना है, वो ये अगर उसके मन में ये भावना चलती है कि अरे यार उसके 90% मार्क्स आते हैं, मैं क्या करूँ, वो क्या, उसकी जलन की भावना है, वो उसकी ईर्ष्या की भावना को हमें दिखाता है। ठीक है, तो ईर्ष्या वो है जैसे कि अपने से अधिक लोकप्रिय व्यक्तियों से ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि दो बच्चे होते हैं, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो भाई बहन ही है, एक बहन को ज़्यादा प्यार मिलता है, एक को प्यार तो दोनों को बराबर मिलता है, लेकिन एक यदि ज़्यादा वो है तो बड़ी है तो पेरेंट्स का यदि ज़्यादा झुकाव उसकी तरफ है तो छोटे को लगने लगता है कि ये लोग तो मुझसे पार्शलिटी करते हैं, यानी कि मुझसे ईर्ष्या रखते हैं और इसे ज़्यादा मानते हैं। तो बेटा ये भी एक जलन की भावना है जिसे ईर्ष्या माना जाता है। स्पर्धा का मतलब होता है बेटा होड़ करना। ठीक है, स्पर्धा का मतलब, ईर्ष्या अलग चीज़ है, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन करना, दूसरे से ईर्ष्या की मतलब गलत भावना पैदा होना, और स्पर्धा का मतलब था होड़ करना, यानी कि सामने वाले के जैसा बनना। जैसे देखो, मित्रों से आगे बढ़ने की भावना जागृत होती है। वह उत्तर किशोर अवस्था में किशोर अपने से अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले मित्र से स्पर्धा नहीं करते, बल्कि वे अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली व मित्र को भाग्यशाली मानते हैं। जैसे बच्चों मैं बताती हूँ, दो बालक हैं, ठीक है, दो बालक हैं, एक बालक के पास 5,000 का मोबाइल है, एक बालक के पास 7,000 का मोबाइल। तो वो 5,000 के मोबाइल में अपनी नहीं देखेगा कि उसमें भी सारे ऐप, सारे प्रोग्राम, सब कुछ वही है, लेकिन उसे क्या हो रहा है कि नहीं, मुझे भी 7,000 का मोबाइल ही चाहिए क्योंकि इसके पास 7,000 का मोबाइल है। तो ये क्या कर रहा है, उससे कंपटीशन कर रहा है, उससे स्पर्धा कर रहा है, उससे होड़ रख रहा है। ठीक है, मुझे जलेबी नहीं पसंद, लेकिन मेरे दोस्त ने जलेबी खाई है इसलिए मुझे भी जलेबी खानी। तो क्या ये स्पर्धा है, होड़ करना। ठीक है बच्चों। जिज्ञासा क्या है, देखिए, जिज्ञासा का तात्पर्य होता है जानने की इच्छा। ठीक है, जैसे हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़ता है, परिवार में भी हमें जिम्मेदारियों से युक्त मान लिया जाता है, तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के तर्क उठते हैं। तो जिज्ञासा से तात्पर्य जानने की इच्छा। देखिए, किशोर अवस्था में जिज्ञासा के क्षेत्र बदल जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के परिपक्व होने की अनेक शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं आप, आँख, कान, मुंह, जीभ, त्वचा। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। अब देखिए, हम जान चुके हैं बेटा, हमारे ये 5 पॉइंट हो गए हैं। देखिए,
मैंने आपको बता दिया किशोरावस्था क्या है। सामाजिक विकास मैं आपको पूरा सामाजिक विकास डिस्क्राइब करूँगी। संवेगात्मक विकास मैंने पूरा समझा दिया। संज्ञानात्मक विकास भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हमने जो ये पांचों क्रोध आपको पता चल गया है कि कौन सी स्थिति में पैदा होता है। जब कोई हमें अनचाहा दबाव डाले, हमारी इच्छा में बाधा पहुंचाए, ठीक है। भय, आकुलता व चिंता। भय से तात्पर्य है जैसे सर्प को देखकर डर लगना, मतलब भय उत्पन्न होना, ठीक है। अंधेरे का भय। आकुलता क्या होती है? सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने की आकुलता, या जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टेज पर भाषण देने की आकुलता। चिंता से क्या तात्पर्य है? जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले होने वाली चिंता। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या वो है जो मैंने आपको अभी बताया था कि ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, अपने से अधिक लोकप्रिय व्यक्तियों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। यदि कोई हमसे ज़्यादा सम्मान पाता है तो हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना पैदा होने लगती है। स्पर्धा से तात्पर्य मैंने होड़ बताया था कि एक दूसरे से होड़ करना। जिज्ञासा से तात्पर्य जानने की इच्छा, तर्क रखना, ठीक है। अब आगे देखिए, उपरोक्त विवरण से किशोरों में संवेगों की विस्तृत जानकारी के विकास का स्पष्टीकरण होता है। संवेगों का जीवन में बहुत महत्व है। आत्मपुष्टि के लिए तथा संतुष्टि के लिए नाटक, वाद विवाद, अन्य उत्सवों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहन उन्हें देना चाहिए। इसलिए तो विद्यालय में पार्टिसिपेट करने को कहा जाता है। ये सारे प्रोग्राम रखे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान उनके लक्ष्य की रहे और इन चीज़ों से उनका ध्यान गलत चीज़ से सही चीज़ की ओर आ जाए। आगे देखिए, माता पिता शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों की क्रियाओं में बाधा न देकर, बालकों की क्रियाओं में यानी जो अच्छे कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें क्रोध का भाव और भय उत्पन्न करने में सहायक परिस्थितियों से उन्हें दूर रखकर उनके भय संवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी जो उनका भय है उसे माता पिता को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। पर्याप्त उपकरण, सुरक्षित गृह, जीवन, सामाजिक सुविधाएं, उत्तेजन परिस्थितियों में ज्ञान, तनाव और भावना ग्रंथियां उत्पन्न होती है जिनसे बालक के व्यक्तित्व में अव्यवस्थापन आ जाता है। देखिए, यदि बालकों की उचित इच्छाएं हैं और यदि हम उन्हें पूरी नहीं करते हैं तो बालक का मन क्या होता है? टूट जाता है। उनके मन में तनाव जन्म ले लेता है और गलत भावनाएं पैदा हो जाती हैं। देखो, बर्ट के अनुसार स्वतंत्रता, बुद्धि, स्वीकृति और स्नेह के अभाव में किशोर अवस्था में किशोर में अपराध प्रवृत्ति की ओर झुकाव होने लगता है। बेटा, इसलिए कहने का तात्पर्य है कि माता पिता का स्नेह और उचित स्वतंत्रता यानी कि जो फ्रीडम उनके लिए आवश्यक है वही फ्रीडम उन्हें दें, ठीक है। उचित स्नेह दे, स्वतंत्रता दे, तो उससे बालकों में अपराध की प्रवृत्ति जन्म नहीं लेती है। इसलिए बाल अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए किशोरों में सुरक्षा भाव लाना, स्वतंत्रता प्रदान करना, पर्याप्त स्नेह भाव रखना और उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी कि उन्हें अच्छी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उनके सामने अपने अच्छे तर्कों को प्रस्तुत करना चाहिए, अपने अच्छे विचार रखने चाहिए, जिससे बालकों का ध्यान अपराधी प्रवृत्ति की तरफ ना जाए। तो आज मैंने आपको किशोर अवस्था के विकास में मैंने आपको संवेगात्मक विकास समझा दिया है। सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास मैं कल आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो मैंने चैप्टर 2 में आपको 5 संवेग बता दिए हैं: क्रोध, भय, आकुलता, चिंता, ईर्ष्या, स्पर्धा और जिज्ञासा। और इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है कि माता पिता को स्नेह प्रदान करना चाहिए, उचित स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए, अपना पूरा टाइम बच्चों को देना चाहिए ताकि उन्हें अपराधी प्रवृत्ति की ओर प्रोत्साहन ना मिले, यानी कि वो गलत मार्ग पर ना जाएं। उनका समय समय पर अनुसरण करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, मैं चैप्टर 2 आपको कल आगे अच्छे से समझाऊंगी। ओके बच्चों।